एनसीईआरटी अध्याय 14 है, 14 है। और इसमें क्या है कि वायुमंडल पढ़ेंगे और ये हमारा चैप्टर जो है ज़्यादा नहीं, 4 और अध्याय हैं जो कि हम खत्म करेंगे। इसके बाद हमारा जो है साइंस का और इकोनॉमिक्स का चल रहा है वो चलेगा, बिहार एसएससी का मॉक टेस्ट चलेगा और सारा कंटेंट चलेगा आपका, इम्पोर्टेंट चलेगा, लगातार चलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन-सी गैस जो है पृथ्वी पर परावैंगनी विकिरण को रोकती है? पराविकर्ण को रोकती है। परावैंगनी जो विकिरण है उसे रोकती है। तो वो है ओज़ोन। ओज़ोन का काम है। ओज़ोन का काम है तो चलिए जानते हैं। ओज़ोन जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है। ओज़ोन, ओज़ोन का ब्रैकेट में कर दीजिए O3 कर दीजिएगा, ठीक है? O3 कर दीजिएगा। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है ओज़ोन, ये ध्यान रखना होगा। जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। मतलब वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा, कितना 0.02% पाया जाता है। यह तीक्ष्ण गंध वाली अत्यंत विषैली गैस होती है। कौन? ओज़ोन गैस। यह ओज़ोन परत जो है वायुमंडल के ऊपरी परत के रूप में सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ओज़ोन जो है हमारी जीवन का रक्षा करती है। जो सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक जो पराबैंगनी विकिरण है, उसका अवशोषण करती है और पृथ्वी पे आने से पहले वो हमारी पृथ्वी पर आने नहीं देती है, बचा लेती है। यह परत जो है पृथ्वी की सतह से सामान्यतः 15 से 55 किमी की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो पृथ्वी से अगर ऊंचाई से पूछे तो 15 से 55 किमी बता दीजिएगा, पाई जाती है ओज़ोन। परंतु इसकी अगर बात करें, इसकी सर्वाधिक संघनता की बात करेंगे, संघनता की बात करेंगे तो समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में 15 से 35 किमी के मध्य पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना होगा, जैसे 15 से 55 किमी ऊंचाई है जो बताया गया। अगर आपसे पूछेगा ओज़ोन कहाँ किस तापमंडल में मिलता है या किस वायुमंडल के क्षेत्र में मिलता है, तो समताप मंडल के क्षेत्र में मिलता है, ये ध्यान रखना होगा। जिसे स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। देखिए समताप मंडल की जगह पे इंग्लिश में दे देता है कभी-कभी, तो ये दोनों ध्यान रखना होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बीच में पाया जाएगा 15 से 35 किमी के मध्य में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न क्या है? वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो सुनिएगा, वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों, जलवाष्प, धूल कणों आदियों से मिलकर बना है। वायुमंडल जो है हमारा गैस से, जलवाष्प से, धूल कण से आदि से ये जो है मिलकर बना हुआ है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में सर्वाधिक गैस की मात्रा अगर पूछेगा तो आप बताइएगा नाइट्रोजन का। कितना बताइएगा? 78% बताइएगा। नाइट्रोजन की मात्रा है। यह जो है नाइट्रोजन जो है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और अक्रिय गैस है। समझ गए? क्या है? अक्रिय गैस है, जो सक्रिय नहीं हो सकता, जो चल नहीं सकता। इस गैस को कोई अगर खोज की बात करेंगे, इस गैस की अगर खोज की बात करेंगे तो 1772 ईस्वी में कौन वैज्ञानिक थे बता सकते हैं? तो स्कॉटिश के वैज्ञानिक थे। स्कॉटिश के वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है रदरफोर्ड। कौन नाम है? पूरा नाम सुन लीजिए। डेनियल रदरफोर्ड ने किए थे, इसकी खोज किए थे। अब बात करते हैं, चलिए और जानते हैं। और क्या है कि नाइट्रोजन के अतिरिक्त अगर वायुमंडल में पूछे तो ऑक्सीजन भी है, जो कि 21% है ऑक्सीजन। आर्गन है जो कि हमारा 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% है। आदि गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल के बाद ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब भी पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किमी ऊंचाई तक और ध्रुव के ऊपर लगभग 8 किमी तक के वायुमंडलीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहेंगे बताइए? तो इसे हम क्षोभमंडल कहेंगे। समताप मतलब क्षोभमंडल कहते हैं, समताप मंडल तो अलग बात है, जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे। समताप मंडल क्षोभमंडल है, जिसे ट्रोपोस्फियर बोला जाता है इंग्लिश में। होता है कभी-कभी क्या कि क्षोभमंडल की जगह पे इंग्लिश में दे देता है, तो ट्रोपोस्फियर याद किया। जो इंपॉर्टेंट है उसी पे हम चर्चा करेंगे।
यहाँ पे देखिए पृथ्वी की सबसे निचली परत है हमारा क्षोभमंडल। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा। पृथ्वी का सबसे निचली मंडल है। यह ध्रुवों पर 8 किमी तथा विषुवत रेखा पर 18 किमी की ऊंचाई तक विस्तृत है। अगर ध्रुव पे पूछे तो 8 किमी बता दीजिएगा, विषुवत रेखा पे पूछे तो 18 किमी, इसकी ऊंचाई बता रहा है, हाइट बता रहा है, तक विस्तृत है क्या? क्षोभमंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। संवहनीय अगर बात करें, संवहनीय तरंगों की बात करेंगे, विक्षोभ व संवहन के कारण जो है इस मंडल को क्रमशः संवहनीय मंडल एवं विक्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो आगे तो एक जान लीजिए कि ये क्षोभमंडल को 2 नाम से जानते हैं, एक संवहनीय मंडल के नाम से और एक विक्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व अगर पूछे तो हमारा क्षोभमंडल में ही है, इसी मंडल में पाया जाता है। सर्वाधिक घनत्व की अगर बात करेंगे तो क्षोभमंडल में ही बताएंगे, क्योंकि सभी मौसमी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है। तो क्षोभमंडल में सभी घटनाएं होती है, कोई ऐसा घटना नहीं है कि नहीं होता है। मतलब मौसमी घटना, जितनी भी मौसम का घटना होता है वो सारे क्षोभमंडल के माध्यम से होता है, क्षोभमंडल में ही घटित होता है। चौथा प्रश्न क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? तो वो है 200 किमी। कितनी? 200 किमी। अब 200 किमी है तो चलिए हम जानते हैं। तो जान लीजिए कि वायुमंडल विभिन्न घनत्व व तापमान वाली परतों के आवरण से मिलकर बना है। तो हमारा जो वायुमंडल है, अलग-अलग जो है डिफरेंट कलर नहीं, डिफरेंट घनत्व बोलिए, तापमान बोलिए, टेम्परेचर बोलिए, ये सब परतों के आवरण से बना हुआ है, जो कवर कहते हैं, उससे मिलकर बना है। पृथ्वी के वायुमंडल में 200 किमी तक गैसों का आवरण पाया जाता है। 200 किमी तक आपको ये गैसों का आवरण मिलेगा हमारे पृथ्वी में। वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल में बात हो रही है। यह आवरण विभिन्न परतों, मतलब ये जो आवरण की कवर की बात कर रहे हैं, ये विभिन्न परतों जैसे क्षोभमंडल, मतलब जिसे ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, समतापमंडल स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, मंडमंडल मेसोस्फियर बोलते हैं मध्यमंडल को, आयन मंडल जिसे आयनोस्फियर बोलते हैं, आयन मंडल याद रखिएगा, और वायुमंडल जिसे एक्सोस्फियर बोलते हैं, में विभाजित किया गया है। तो ये सब बांटे गए हैं। तो क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, वायुमंडल में विभाजित किए गए हैं, बांटे गए हैं। पांचवा प्रश्न क्या है सुनिए। पांचवा प्रश्न है वायुमंडल के किस स्तर में जो है ताप तेजी से बढ़ता है? तो वायुमंडल के किस स्तर में ताप तेजी से बढ़ता है? तो वो है बहिर्मंडल में ताप तेजी से बढ़ता है। अब इसके बारे में सुन लीजिए। वायुमंडल में 640 किमी से ऊपर बहिर्मंडल का विस्तार है। 600 मतलब 40 किमी के ऊपर जाइएगा वायुमंडल में तो ऊपर का जो क्षेत्र है बहिर्मंडल हो जाता है, क्योंकि उधर विस्तार बहिर्मंडल का ही है। इस मंडल के ऊपर, किसका? बहिर्मंडल के ऊपर वायु विरल हो जाता है। वायु विरल मतलब एकदम, मतलब ना के बराबर हो जाता है। इसलिए इस मंडल के ऊपर तापमान तेजी से बढ़ता है, इसलिए तापमान ऊपर बढ़ जाता है, हवा नहीं है तो। यहाँ वायु में हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। कहाँ? बहिर्मंडल में। के प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, छठा प्रश्न है पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम क्या है, इसको जानने के लिए आपको मिलान करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर पूछ रहा है पृथ्वी धरातल से ऊपर, पृथ्वी से लेते हुए जाइए ऊपर की ओर बढ़ते जाइए, तो सबसे पहले हमारा क्षोभमंडल आता है, उसके बाद हमारा समताप मंडल आता है, उसके बाद मंडल आता है, उसके बाद आयन मंडल आता है, उसके बाद बहिर्मंडल आता है, जो कि बहिर्मंडल ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा यही ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। यहाँ पे क्लियर कर देते हैं आपको। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि धरातल से ऊपर की ओर तापक्रम एवं वायु दाब के आधार पर वायुमंडलीय परतों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। ठीक है, तो यहाँ पे सुन लीजिए कि धरातल से ऊपर की ओर तापक्रम एवं वायुमंडल के आधार पर अगर पूछे वायुमंडलीय परतों का वर्गीकरण पूछते, तो आपको बता देना है कि जैसे कि परिवर्तन मंडल, जिसे क्षोभमंडल भी कहा जाता है, क्षोभमंडल कहिए,
तो क्षोमंडल का धरातल अगर पूछे तो 8 से 18 किमी ऊंचाई पर है, ऊपर है। उसके बाद समताप मंडल आता है, 1850 आता है। उसके बाद मंदमंडल आता है, 50 से 80 किमी आता है। आयन मंडल आता है, 80 से 640 किमी आता है। बहिर्मंडल आता है, 640 किमी से ऊपर आ जाता है बहिर्मंडल, जिसमें हवा जो है विरल हो जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए 7वें प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न क्या है सुनिए। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, मध्यमंडल ध्रुवीय ज्योति है, यही तो गलत है, ये नहीं है। हाँ, क्षोभमंडल में मौसमी संबंधित घटनाएं होती है, समताप मंडल में ओजोन परत होते हैं, ये भी सही है। आयन मंडल में अगर देखें तो पृथ्वी की सतह की ओर परिवर्तित रेडियो तरंगे होती है। आयन मंडल में रेडियो का भी जो भी है प्रसारण वहीं से होता है। तो मौसम संबंधी समस्त घटनाएं क्षोभमंडल में घटित होती है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो हमको पता है। जबकि पृथ्वी की सतह की ओर रेडियो तरंगों का प्रवर्तन अगर बोले, ठीक है, यहाँ पे सुनिए, जबकि पृथ्वी की सतह की ओर रेडियो तरंगों का प्रवर्तन बोले तो आयन मंडल से होता है। मौसमी अगर बात करेंगे हम लोग, देखिए मौसमी संबंधी समस्त घटनाएं जो है क्षोभमंडल में घटित होती है, ये हम जानते हैं। जबकि पृथ्वी की सतह की ओर रेडियो अगर तरंगों की बात करेंगे या रेडियो तरंगों का परिवर्तन की बात करेंगे तो ये काम आयन मंडल से होता है, आयन मंडल में होगा। आयन मंडल में घटित होने वाली अन्य प्रमुख घटनाएं इस प्रकार है। रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता है आयन मंडल में, लेकिन और भी घटना होती है, जैसे कॉस्मिक रे बोला जाता है। कॉस्मिक रे होता है, कॉस्मिक किरणें होती हैं जिसे बोलते हैं, जैसे ब्रह्मांडीय बोलिए, किरणें बोलिए का परिलक्षण होता है। क्या होता है? परिलक्षण होता है। आगे जान लीजिए, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के दर्शन है किस जगह पे? आयन मंडल में। और भी जान लीजिए, ओजोन परत जो है समताप मंडल में विस्तृत है, ये भी है। मध्यमंडल में अगर बात करेंगे तो मध्यमंडल में ही पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने वाले बड़े उल्कापिंड या क्षुद्र घर्षण से जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो जितने भी उल्का घटनाएं होती है या जो भी प्रवेश होता है, या क्षुद्र ग्रह कहिए या उल्कापिंड कहिए, इसका जो घर्षण होता है, घर्षण से जो जलकर नष्ट होता है, ये मध्यमंडल में ही होता है ना। अगर बात करेंगे हम 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन से सत्य हैं। तो कौन सा सत्य है? तो ये ए और बी दोनों सत्य हैं। तो देखिए, धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह? आर्द्रता जो ग्राही होते हैं, लेने वाले, आर्द्रता मतलब नमी की बात हो रही है, केंद्र की तरह काम करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी धारण करने की क्षमता होती है। ये छोटे कण विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्री नमक, सूक्ष्म मृदा, धुएं की कालिमा, राख, पराग, याद रखना है, धूल तथा उल्कों के टूटे हुए कण से निकलते हैं। तो ये सब जो है समुद्री नमक हो गए, आपका सूक्ष्म मृदा हो गए, धुएं की कालिमा जो धुआं से होता है, राख कहिए, पराग कहिए, धूल कहिए, उल्का कहिए, उल्काओं से जो टूटते हैं कण हुए वही निकलते हैं। ये सब जो है आपको सम्मिलित है। ये छोटे छोटे कण विभिन्न स्रोत जैसे बन के वायुमंडल में क्या करते हैं? वो धारण करते हैं। ये सब बातें सिर्फ याद करवाने के लिए ही बोला जाता है। और भी जान लीजिए कि उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेश में जो सूखी हवा है, जिसे सूखी हवा कहते हैं, सूखी हवा के कारण क्या होता है कि धूल कणों का सर्वाधिक जमाव पाया जाएगा। धूल कण ज्यादा होता है, जो विषुवतीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में अधिक मात्रा में होता है। आप चले जाइए, विषुवतीय एवं ध्रुवीय प्रदेश, उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो अधिक मात्रा में होता है। धूल और नमक के कण जो है आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में कार्य करते हैं, मतलब नमी के रूप में काम करते हैं, जिनके चारों ओर जो है जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है, मतलब बादलों का निर्माण करती है। 9वां प्रश्न क्या है सुनिएगा, जलवाष्प के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो यह है जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प हैं
वो क्या है? परिवर्तनशील गैसें, जो ऊंचाई के साथ साथ घटती जाती है। तो ऊंचाई जैसे ही होगा घटते जाएगा। गर्म तथा आर्द्र उष्णकटिबंध में यह जो है वायु के संपूर्ण आयतन का 4% होती है, जबकि ध्रुवीय प्रदेशों तथा रेगिस्तानी मतलब शुष्क प्रदेशों में यह वायु के आयतन के 1% से कम होते हैं। क्या होते हैं? 1% से कम होते हैं। समझ गए? चलिए आगे चलें। 10वां प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि डी नंबर देखिए, इस परत में बादल निर्माण तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए विमान वहां पे उड़ सकते हैं, जहाज वहां पे उड़ सकते हैं। और भी जानकारी लेना है तो सुनिए। क्षोभमंडल तथा मध्यमंडल के मध्य स्थित समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी प्रमुख परत मानी जाती है, जिसमें वायुयान उड़ता है। इस परत में जलवाष्प जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं का अभाव पाया जाता है, मतलब अभाव नहीं होता है, मतलब अभाव अभाव मतलब कम कम पाया जाता है। वायुमंडलीय विक्षोभ से बचने के लिए इसी घटना में जेट विमान चालक जो है जेट विमान उड़ान पसंद करते हैं, मतलब वायुयान पसंद करते हैं। यात्री विमान क्षोभमंडल में उड़ते हैं। यात्री विमान क्षोभमंडल में उड़ता है, क्या बात है। और जेट विमान जो है आपको समताप मंडल में उड़ता है। विमान मतलब जहाज, ये ध्यान रखना है। तो यात्री विमान अगर पूछे तो क्षोभमंडल में उड़ेगा, है ना। और जेट विमान जो होता है वो आपको कहाँ उड़ेगा? समताप मंडल में, ये ध्यान रखना है। चलिए 11वां प्रश्न को सुनिए। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं? तो ये ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होगा, बहिर्मंडल में होते हैं। बहिर्मंडल में होते हैं तो जल्दी ये जानते हैं। संचार उपग्रहों को विषुवतीय रेखा के ऊपर जो है लगभग 36,000 किमी की ऊंचाई पर भू स्थैतिक कक्षा में स्थापित किया जाता है, संचार उपग्रह को। ठीक है, इस प्रकार कहा जा सकता है कि संचार उपग्रहों को वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल में स्थापित किया जाता है। एकदम सत्य है। ठीक है, क्योंकि बहिर्मंडल का विस्तार जो है 640 किमी से ऊपर अंतरिक्ष के अनंत ऊंचाई तक है। अनंत है, अधिक है, कोई सीमा नहीं है। समझ गए? इसलिए 12वां प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, मंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है जिसमें उल्कापिंड जल जाते हैं? तो बताइएगा उल्कापिंड कहाँ जल जाता है? तो ये जल जाता है मध्यमंडल में। इसी जगह तो है, उल्कापिंड हो या क्षुद्रग्रह हो, घर्षण से जल जाता है मध्यमंडल में ही। तो वायुमंडल को क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल व बहिर्मंडल में विभाजित किया जाता है। तीसरे अर्थात मध्यमंडल में प्रायः उल्कापिंडों के जलने की घटनाएं घटित होती रहती है, क्षुद्र घटना घटते रहती है। ठीक है, तो उल्कापिंडों के जलने की घटनाएं घटित होती रहती है। इस मंडल में कौन से, हमारे मध्यमंडल में पाई जाने वाली गैसें क्या होते हैं? स्तरित न होकर मिश्रण रूप में होती है, मिलकर मिक्स होती है, तथा इनके मध्य जो है वायु भी पर्याप्त नहीं होते हैं। मध्यमंडल में वायु भी पर्याप्त रूप से नहीं मिलता है। जब उल्कापिंड मध्यमंडल में प्रवेश करते हैं तो गैसों के कारण, जो इन गैसों के कारण क्या होता है? उत्पन्न घर्षण द्वारा जो है जल जाते हैं। 13वां प्रश्न क्या है? सुनिए। 13वां प्रश्न है कि मध्यमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में या निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं है ये देखना है। तो यह मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, यही बात जो है सत्य नहीं है। लेकिन यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है, ये सही है। यह वायुमंडल का तीसरा स्तर है, यह भी सही है। अंतरिक्ष से प्रवेश करते समय इस परत में उल्कापिंड जलते हैं, ये भी सत्य बात है। जानते हैं इसके बारे में। तो वायुमंडल में समताप मंडल के ऊपर 50 से 80 किमी ऊंचाई तक मध्यमंडल का विस्तार पाया जाता है। कितना? 50 से 80 किमी। बात करें मध्यमंडल में, तो इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी हो जाती है।
क्या हो जाती है? तापमान में कमी हो जाती है। यही तो बात है, यहाँ तापमान बढ़ने की बात बोल रहा है, ये तो गलत है। रात्रि के समय यहाँ उपस्थित जो है अति दुर्लभ जलवाष्प बादलों के जो है निर्माण में सहायक होता है। बादलों का निर्माण में सहायक होता है क्या? मधुमंडल। अंतरिक्ष से प्रवेश करते समय उल्कापिंडों में यहाँ पाई जाने वाली गैसों के घर्षण से बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ने पर तापमान के कारण आग लग जाती है। यही बात आपको ध्यान रखना है। चलिए 14 प्रश्न की बात करेंगे। ओजोन क्षरण सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ओजोन क्षरण जो है सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर होता है। कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है। ध्रुव पर होता है तो चलिए जानते हैं। ओजोन गैस का अत्यधिक घनत्व जो है समताप मंडल में पाया जाता है, जो कि सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करने में सहायक है। पृथ्वी की रक्षा करने में सहायक है। ओजोन परत जो है क्षोभमंडल में भी अल्प मात्रा में पाई जाती है। क्या होती है? अल्प मात्रा में पाई जाती है, परंतु यहाँ प्रदूषक के रूप में कार्य करती है। क्या करती है? प्रदूषक के रूप में कार्य करती है। हाइड्रोजन, मिथाइल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि जो है ओजोन क्षरण कारक पदार्थ है। क्या करता है? क्षरण कारक पदार्थ माना जाता है। ओजोन का सर्वाधिक क्षरण जो है ध्रुवों पर होता है। सबसे ज्यादा अगर हानि होता है तो भाई धरातल पर ध्रुव पर होता है, जिसका प्रमुख कारण है ध्रुवों पर अत्यंत कम तापमान का होना, जिसके कारण समतापीय मेघ अत्यधिक आसानी से बनता है। 15वां प्रश्न है कि वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। तो वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? तो ये जलवाष्प है। जलवाष्प ही हमारा सबसे अस्थायी है वायुमंडल का। वायुमंडल में सर्वाधिक अस्थायी गैस अगर पूछे तो जलवाष्प को बता दीजिएगा। जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा वायुमंडल की जो निचली परत है, निचली परत में 8 किमी की ऊंचाई तक पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा नग्न होती है, नहीं होती है, नग्न होती है। वायुमंडल को गर्म रखने में जलवाष्प जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी कहते हैं, नमी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अगर पूछे तो 2 से 5% तक पाई जाती है, बस इससे ज्यादा नहीं बता सकते, है ना। 16वां प्रश्न क्या है? चलिए जानते हैं। 16वां प्रश्न है वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मिलती है? तो वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मिलती है? तो ये नाइट्रोजन गैस जो है सर्वाधिक मिलती है। अब नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मिलती है तो चलिए हम जानते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल लगभग जो है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैस से बना है। क्या है? 1% अन्य गैस से मिलकर बना हुआ है हमारा पृथ्वी का वायुमंडल। वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो कि 78% है, 78% पाई जाने वाली गैस है। यह सभी जीवित जीवों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण मतलब प्राथमिक पोषक तत्वों में से एक माना जाता है। ठीक है। जीव श्वसन क्रिया के दौरान फेफड़ों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन गैस भी लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती रहती है। पौधों को मानव जो है अपना लिया और निकाल दिया, वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ग्रहण कर सकते, सीधे नहीं कर सकते। मृदा से तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाली जीवाणु वायु से नाइट्रोजन को लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिसका उपयोग पौधे द्वारा किया जाता है। पौधा ऐसे ही नहीं लेता है, वो मिट्टी द्वारा लेगा, मृदा द्वारा लेगा, या किसी पौधे के जड़ में अगर है उसके माध्यम से लेगा, मतलब जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा लेता है। चलिए 17वां प्रश्न 17वां प्रश्न को देखिए। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। तो वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है तो बी नंबर, पृथ्वी से विकर्ण द्वारा गर्म होता है। पृथ्वी से विकर्ण द्वारा जो है गर्म होता है। कर देता हूं। सौर विकर्ण मतलब होता है सोलर रेडिएशन। अब सौर विकर्ण की बात करें तो पृथ्वी द्वारा क्या होता है? पृथ्वी द्वारा जिसे सूर्य तप कहा जाता है, जिसे सूर्य तप भी कहते हैं, सूर्य तप कहा जाता है। पृथ्वी की सतह अपनी अधिकांश ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में प्राप्त करती है। लघु तरंग छोटे तरंगों के रूप में काम करती है। गर्म होने के बाद पृथ्वी स्थलीय विकिरण
द्वारा जो है दीर्घ तरंग के रूप में वातावरण को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे वायुमंडल से क्या होता है? गर्म होता है। वायुमंडल से क्या होता है? गर्म होता है। 18वां प्रश्न को सुनिएगा। 18वां प्रश्न क्या है? सुनेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो वो है ओज़ोन परत से संबंधित है। इसमें देखिए थोड़ा-सा यहाँ पे कट गया है, तो भी सुन लीजिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओज़ोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओज़ोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल मतलब कनाडा में 16 सितंबर 1987 में हुआ था। इस समझौते के अंतर्गत 16 सितंबर को जो है ओज़ोन दिवस मनाया जाता है। तो आपसे पूछेगा ओज़ोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका निर्णय लिया गया था। क्लियर हो गए? तो चलिए, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको 15वां अध्याय और फिर 16-17 अध्याय खत्म हो जाएगा। तो आप सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहें, जल्द ही मिलेंगे वन लाइनर महामैराथन में। तो चलिए, ये आप देखेंगे, तब तक हम नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करते हैं। याद रखिएगा, आप हैं तभी हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं, ये हमेशा याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।